हेलो 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 हेलो। हाँ जी बेटे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है इस बार। अभी हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें एक ट्रायंगल था और दो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स थे हमारे पास। अभी हमने जो क्वेश्चन किया था वो एक ट्रायंगल था, दो डिफरेंट पॉइंट्स हमने सिंपल लाइन ड्रॉ करी थी, उनके बीच का हमने एंगल निकाला था। अब यहाँ क्या खास बात है, अब ट्रायंगल्स मेरे पास दो हैं, यानी कि ए बी सी एक ट्रायंगल है और ए डैश बी डैश सी डैश एक और ट्रायंगल है। पिछले क्वेश्चन में क्या था कि एबीसी एक ट्रायंगल था और पी और क्यू दो डिफरेंट पॉइंट थे। हमने पी और क्यू दो डिफरेंट पॉइंट से सेंटर लाइन ड्रॉ करी थी और उनके बीच का एंगल निकाला था। ठीक है बेटे, यहाँ क्या कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पर ट्रायंगल्स मेरे पास दो हैं, ए बी सी वाला ट्रायंगल और ए डैश बी डैश सी डैश वाला ट्रायंगल। पॉइंट मेरे पास एक है पी। अब पी वाले पॉइंट से मैं ट्रायंगल एबीसी के विद रिस्पेक्ट में और ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी डैश के विद रिस्पेक्ट में सेंटर लाइन ड्रॉ करूंगा। तो क्वेश्चन कहता है कि उस दोनों सेंटर लाइन का जो एंगल आएगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, दैट इज विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन ऑफ पी। दोबारा बोलना चाहता हूँ कि अब मेरे पास ए बी सी एक ट्रायंगल दिया हुआ है बेटे, ए डैश बी डैश सी डैश दूसरा ट्रायंगल दिया हुआ है एक ही सर्कल के अंदर। पी वाला पॉइंट है, पी वाले पॉइंट से हम लोग ट्रायंगल एबीसी के विद रिस्पेक्ट में जो सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे, पी वाले पॉइंट से ए डैश बी डैश सी डैश ट्रायंगल के विद रिस्पेक्ट में जो सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे, उनके बीच का जो एंगल होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, विच इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन ऑफ पी। यानी कि मैं कहना चाहता हूँ, ध्यान से देखिए मैंने क्या काम किया था। पीजे जो था वो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था ए डैश बी डैश के ऊपर। पीजे इज परपेंडिकुलर टू दिस ए डैश बी डैश, तो उसको हमने प्रोड्यूस करते जो एम डैश पे कट कर रहा है। ठीक है बेटे, अगर मैं इस एम डैश को इसको ज्वाइन कर देता हूँ एम डैश सी डैश को, तो इसका मतलब एम डैश सी डैश जो लाइन आएगी वो ब्लू वाले ट्रायंगल के विद रिस्पेक्ट में सेंटर लाइन आएगी बेटे। दोबारा बोलना चाहूंगा, पीजे इज परपेंडिकुलर टू ए डैश बी डैश। हमने सेकंड जो प्रॉपर्टी करी थी सेंटर लाइन की कि पीजे जो है मैंने ए डैश बी डैश के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, इसको प्रोड्यूस करती है सर्कल सर्कल को जो लाइन एम डैश पे कट कर रहा है। तो एम डैश को अगर मैं ए डैश बी डैश के अपोजिट यानी सी डैश से अगर ज्वाइन करूंगा, ये जो रेड लाइन आएगी वो सेंटर लाइन के पैरेलल आ जाएगी बेटे। सेंटर लाइन जो ए डैश बी डैश सी डैश वाले ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग होगी। ठीक है बेटे, तो यानी कि एम डैश सी डैश लाइन इज द पैरेलल टू द सेंटर लाइन ऑफ ब्लू ट्रायंगल विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट पी। ऐसे हमने क्या किया, पीएफ जो है वो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है एबी के ऊपर, दिस पीएफ इज परपेंडिकुलर ऑन एबी। ठीक है बेटे, पीएफ को हमने प्रोड्यूस कर दिया जो सर्कल सर्कल को एम पे कट कर रहा है। एबी के ऊपर परपेंडिकुलर है बेटा पी वाले पॉइंट से, पीएफ इज परपेंडिकुलर ऑन एबी, इसको हमने प्रोड्यूस कर दिया। अब एम वाले पॉइंट को अगर मैं सी से ज्वाइन कर देता हूं, नाउ दिस लाइन is parallel to the center line of this black triangle that is ABC with respect to the point P। यानी कि जो ABC वाला जो ट्रायंगल जो मैंने ब्लैक पेन से बनाया है, तो उसकी जो सेंटर लाइन आएगी वो MC के पैरेलल होगी। क्वेश्चन कहता है इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल होगा, यानी कि अगर मैं इसको प्रोड्यूस कर देता हूँ, ये वाला और ये वाला एंगल हमारे पास कहीं पर भी अगर आता है, फॉर एग्जांपल लेट्स से कट एट अ पॉइंट T। क्वेश्चन कहता है कि ये वाला जो एंगल है अल्फा, फॉर एग्जांपल नाउ दिस अल्फा इज कांस्टेंट, ये अल्फा जो है वो पी की पोजीशन के ऊपर इंडिपेंडेंट रहेगा। ठीक है बेटे, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। इसको प्रूव करने से पहले मैं 9th क्लास में कुछ छोटे छोटे से लेमास हैं वो यूज करना चाहूंगा। एक लेमा क्या था, हमने पढ़ा था कि अगर एबीसी हमारे पास कोई भी अगर एंगल दे रखा हो, एबीसी हमारे पास, मैं इसको थोड़ा अच्छा सा डायग्राम बना लेता हूँ। ठीक है, ये कहते हैं कि अगर एबीसी हमारे पास कोई भी हमारे पास एंगल दिया हुआ है, ठीक है बेटे, और अगर हम एक सर्कल बनाते हैं जो ए बी और बी सी की आर्म्स को कट करता है, लेट इट पॉइंट पी एंड क्यू। ठीक है, हमने ए बी सी कोई भी अगर एंगल बनाया और हमने एक सर्कल बनाया जो ए और सी से पास कर रहा है और आर्म्स ऑफ द एंगल ए बी और बी सी को पी और क्यू पे अगर कट करता है, तो जो ये वाला एंगल होगा दैट इज अल्फा, यू कैन से अल्फा जो एंगल होगा वो हाफ ऑफ द एंगल होगा ए सी वाली आर्क सर्कल के ऊपर जो एंगल बनाएगी, यानी कि ए सी वाली आर्क मेजर ऑफ एंगल ए सी यू कैन से माइनस मेजर ऑफ एंगल पी क्यू। यानी कि मुझे प्रूव करना है कि ये जो एंगल अल्फा होगा एसी वाली आर्क सर्कल के सेंटर पे जितना एंगल बनाती है और पीक्यू वाली आर्क सर्कल के सेंटर पे जितना एंगल बनाती है, फॉर एग्जांपल लेट अस बी x लेट अस बी y, तो यानी कि मुझे प्रूव करना है अल्फा इज इक्वल टू हाफ ऑफ x माइनस y। ठीक है बेटे, ये स्टैंडर्ड लेमा है, बड़ा सिंपल सा हम इसको प्रूव भी करते हैं। क्वेश्चन समझ में है कि अगर एबीसी हमारे पास कोई भी अगर एंगल दिया हुआ है जो सर्कल के बाहर अगर है, ठीक है बेटे, तो ये वाला जो एंगल होगा वो हाफ ऑफ द डिफरेंस ऑफ दीस टू एंगल्स होगा।
AC वाली आर्क सर्कल के सेंटर में जितना एंगल बनाएगी और PQ वाली आर्क सर्कल के सेंटर में जितना भी एंगल बनाएगी उसका हाफ होगा। एक लेमा तो ये है, इसको पहले हम प्रूव कर लेते हैं, फिर एक और सेकंड लेमा हम लोग करेंगे। हमने क्या किया, CP को ज्वाइन कर लिया बेटे, हमने क्या किया, CP को ज्वाइन कर लिया। ये वाला एंगल अगर x था, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा हमारे पास, x/2। ये वाला एंगल अगर x था, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, x/2 हो जाएगा बेटे हमारे पास, डिग्री बेजल थ्योरम से। यानी A और C वाला जो एंगल है वो APC वाला एंगल का डबल हो जाएगा, यानी कि ये वाला एंगल अगर x था तो ये x/2 हो गया बेटा हमारे पास। समझ आया? ध्यान से देखिएगा, POQ वाला एंगल अगर y है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, दिस एंगल बिकम्स y/2 डिग्री बेजल थ्योरम से। कि ये वाली PQ वाला जो आर्क सर्कल के सेंटर पे POQ वाला एंगल अगर y है तो PCQ वाला एंगल y/2 आ जाएगा बेटे। समझ आया? आप क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा खत्म है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इन ट्रायंगल PBC वाले ट्रायंगल के अंदर, PBC वाले ट्रायंगल के अंदर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से x/2 किसके बराबर हो जाएगा, अल्फा प्लस y/2। x/2 किसके बराबर हो जाएगा, अल्फा प्लस y/2 हो जाएगा बेटे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से हमारे पास आ जाएगा कि x/2 इज इक्वल टू अल्फा प्लस y/2। या तो अल्फा कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास, x माइनस y अपॉन में 2, इट इज हाफ ऑफ x माइनस y, यानी कि क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू हाफ ऑफ ये वाली आर्क AC वाली आर्क जो सर्कल के सेंटर में बना रही है एंगल माइनस मेजर ऑफ एंगल PQ। समझ आया? एक बहुत अच्छा सा लेमा था ये। एक और लेमा है हमारे पास जो हम यूज करेंगे कि अगर मेरे पास कोई भी दो कोर्ड दे रखी है बेटा जो कट कर रही हैं, यू कैन से दिस इज AB CD, ठीक है। अब दो कोर्ड अगर अंदर कट कर रही है, ठीक है बेटे, अब ध्यान से देखिएगा कि क्या होगा, दिस इज एंगल x, दिस इज एंगल y। अब ये वाली कोर्ड अगर फॉर एग्जांपल P पे अगर कट कर रही है तो ये जो इन कोर्ड्स के बीच में अगर एंगल जो होगा वो किसके बराबर होगा, हाफ ऑफ मेजर ऑफ एंगल BC प्लस AB। ठीक है बेटे, ये क्योंकि याद रखना यहाँ पर मैंने एंगल सेंटर पर लिए थे, यहाँ पर मैं आर्क के ऊपर ले रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अल्फा किसके बराबर आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा x प्लस y के बराबर, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से, जो किसके बराबर हो गया, हाफ ऑफ 2x प्लस 2y, हाफ ऑफ 2x प्लस 2y हो गया ना। 2x कितना होगा, BC वाली आर अगर x बना रही है तो सर्कल के सेंटर पे कितना एंगल बनाएगी, ट्वाइस ऑफ x बनाएगी बेटे। BC वाली आर यहाँ पर अगर A पे अगर x बना रही है फॉर एग्जांपल, कहीं पर भी अगर सेंटर अगर है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, फॉर एग्जांपल ट्वाइस ऑफ x हो जाएगा बेटा। ये ACD अगर y अगर है, AOD कितना हो जाएगा बेटा, ट्वाइस ऑफ y हो जाएगा हमारे पास। समझ आया कि नहीं है? इट इज हाफ ऑफ, यू कैन से दिस इज हाफ ऑफ, दिस इज हाफ ऑफ 2x ट्रायंगल की BC वाली आर्क सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनाएगी बेटे, हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क BC प्लस हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क AC। समझ आया बेटे? मेजर ऑफ आर्क BC का मतलब क्या है, BC वाली आर्क सर्कल के सेंटर पे जितना एंगल बना रही है, ठीक है, और मेजर ऑफ आर्क AC मतलब सर्कल के सेंटर पे जितना एंगल बना रही है। बस ये कहना चाहता हूँ बेटा आप लोगों को कि अगर दो कोर्ड कोई भी, यू कैन से AP और CQ वाली कोर्ड अगर बाहर जाके मीट करती हैं, अल्फा एंगल जो होगा वो इनका डिफरेंस का हाफ आ जाएगा। अगर अंदर मीट कर रही है तो उन दोनों कोर्ड्स के बीच का जो एंगल होगा वो हाफ ऑफ मेजर ऑफ एंगल BC और AD आ जाएगा हमारे पास। इन दोनों लेमस का मैं यूज करूंगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, पहला वाला जो लेमा जो हमने यहाँ पर यूज किया था, दोबारा बोलना चाहता हूँ कि ABC ट्रायंगल मेरे पास था और A डैश B डैश C डैश मेरे पास ट्रायंगल था। P वाला पॉइंट है, P वाले पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो सिम्पल लाइंस आएंगी मुझे बताना है कि उन दोनों के बीच का जो एंगल है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है बेटे। तो हमने क्या किया, PJ जो था वो A डैश B डैश के ऊपर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। PJ इज परपेंडिकुलर टू A डैश B डैश। PJ को हमने प्रोड्यूस कर दिया जो सर्कल को M डैश पे कट कर रहा है। M डैश को अगर मैं C से ज्वाइन कर दूं, नाउ दिस लाइन इज पैरेलल टू द सिंपल लाइन corresponding to this blue triangle, ठीक है। हमने लेमा सेकंड लेमा जो था आज सिंपल लाइन वाली क्लास में प्रूव किया था। ऐसे मैंने क्या बोला कि PX इज परपेंडिकुलर टू AB, ठीक है बेटे, और PF को हमने प्रोड्यूस कर दिया जो सर्कल को M पे कट कर रही है। M को अगर मैं C से ज्वाइन कर दूंगा तो ये वाली जो लाइन है वो ABC वाले ट्रायंगल के सिंपल लाइन के पैरेलल आ जाएगी, ठीक है। तो उन दोनों सिंपल लाइन के बीच का जो एंगल होगा और जो इन दोनों के बीच का एंगल होगा बराबर आएगा बेटा, यानी मुझे प्रूव करना है कि अल्फा इज कांस्टेंट। अब ध्यान से देखिएगा कि M डैश C डैश वाली कोड और MC वाली कोड बाहर जाके मीट कर रही है, ये वाला लेमा यूज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो अल्फा किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास, अल्फा आ जाएगा हमारे पास हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क MM डैश, ये वाली आर्क माइनस मेजर ऑफ आर्क CC डैश आ जाएगा बेटे।
समझ आया कि नहीं आया? ये जो दो कोर्स हैं, अगर अल्फा एंगल अगर बना रही हैं उस वाले तरीके से, तो क्या हो जाएगा, ये वाली आर्क सर्कल के सेंटर में जितना एंगल बनाएगी और सीसी डैश वाली आर्क सर्कल के सेंटर में जितना एंगल बनाएगी, उनके बीच का हाफ हो जाएगा बेटा। ये लेमा भी यूज किया था हम लोगों ने, ठीक है कि नहीं? यानी अल्फा वाला जो एंगल है वो किसके बराबर हो जाएगा, हाफ ऑफ एम डैश वाली आर्क सर्कल के सेंटर में जितना एंगल बनाएगी और सीसी डैश वाली आर्क सर्कल के सेंटर में जितना एंगल बनाएगी। समझ आए? सेकंड देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, मैं बात कर रहा हूं इस ट्रायंगल के बारे में, पी डी एफ, मैं लिख देता हूं यहाँ पर, हम बात कर रहे हैं इन ट्रायंगल पी डी एफ, इन ट्रायंगल पी डी एफ एंड ट्रायंगल ई डी जे, एंड ट्रायंगल ई डी जे। ध्यान से देखेंगे, पीडीएफ वाला जो एंगल है हमारे पास, वो हमारे पास एंगल ई डी जे के बराबर है बेटे, कॉमन। पीडीएफ वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, पीडीएफ वाला जो एंगल है, तो ई डी जे के बराबर है। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि पी एफ डी वाला एंगल 90 डिग्री है हमारे पास, पी एफ डी इज इक्वल टू एंगल ई जे डी 90 डिग्री। ये वाला भी एंगल 90 डिग्री, ये वाला भी एंगल 90 डिग्री। तो इन दोनों ट्रायंगल के अंदर दो एंगल्स बराबर आ गए, यानी ये वाला एंगल आ गया, ये वाला एंगल आ गया। तो इसका मतलब जो रिमेनिंग वाला एंगल है, ये वाला एंगल, वो इस वाला एंगल के बराबर आ जाएगा बेटी। समझ आए? इसका मतलब क्या है कि एंगल डीपीएफ जो है हमारे पास, वो हमारे पास डीईजे के बराबर आ जाएगा। अब आप सोच रहे हो सर मैं डीपीएफ क्यों ले रहा हूँ? डीपीएफ मैं इसलिए ले रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, मेरे पास हाफ ऑफ मेजर ऑफ एम डैश वाली आर्क जो है वो ये वाला एंगल बना लिए। देखा जाए, हाफ ऑफ मेजर ऑफ एम डैश होगा किसके बराबर, एम डैश सर्कल पे जितना एंगल बना रही है, यानी कि वो एंगल एम डैश पी एम के बराबर ही तो होगा बेटे। समझ आएगी नहीं है? इसलिए मैंने डीपीएफ वाला एंगल यानी कि एम डैश पी एम वाला एंगल लिया, ठीक है। यानी कि मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों को, ध्यान से देखिएगा, कि एम डैश पी एम वाला जो एंगल है, एम डैश पी एम वाला जो एंगल है, वो इसके बराबर आएगा डीईजे के। डीईजे वाला एंगल है किसके बराबर, डीईजे वाला एंगल बीई बी डैश के बराबर है बेटे। समझ आएगी नहीं है? अभी हमने क्या पढ़ा था, अल्फा वाला जो एंगल है, अल्फा जो है बीसी और एडी वाली आर्क सर्कल के सेंटर में जितना एंगल बना रही है उसका हाफ हाफ आ रहा है। तो यहाँ पर जो अल्फा वाला जो एंगल होगा, फॉर एग्जांपल ये जो एंगल है बीई बी डैश वाला एंगल, यानी कि मैंने क्या बोला, एम डैश पी एम वाला जो एंगल है, ठीक है बेटे, वो डीईजे के बराबर था, जो किसके बराबर आएगा, बीई बी डैश के बराबर। और ध्यान से देखिएगा, अब ए बी और ए डैश बी डैश, मैंने क्या बोला, ए बी इंटरसेक्शन ए डैश बी डैश एट अ पॉइंट ई, ए बी वाली कोड और ए डैश बी डैश वाली कोड ई पे कट कर रही है। तो कोई भी दो कोड अगर कट करती हैं, उनके बीच का एंगल कितना होगा हमारे पास, वो वाली कोड सर्कल के सेंटर में जितना भी एंगल बनाएंगी उसके सम के बराबर, ठीक है बेटे। तो इसका मतलब क्या है, एम डैश पी एम वाला जो एंगल है हमारे पास, एम डैश पी एम वाला जो एंगल था, ये वाला एंगल किसके बराबर था, बी डैश या बीई बी डैश के बराबर है बेटे, बीई बी डैश के बराबर है। और ये वाला एंगल होगा किसके बराबर, ये हो जाएगा हाफ ऑफ मेजर ऑफ बी बी डैश, ये वाली आर्क कितना एंगल बना रही है, प्लस मेजर ऑफ ए डैश, ये वाली आर्क किसके बराबर है, ये एम डैश पी एम के बराबर आ जाएगा एंगल बेटा। समझ आया कि नहीं आया? यानी कि ये वाला एंगल किसके बराबर है हमारे पास, हाफ ऑफ दिस एंड दिस, ठीक है बेटे। समझ आया? और एम डैश पी एम वाला एंगल किसके बराबर है, एम डैश पी एम वाला एंगल है हमारे पास इसके बराबर, हाफ ऑफ मेजर ऑफ एम डैश, यानी कि मैं इसको अगर ऐसे लिख दूं, इस वाला एंगल को लिख रहा हूँ हाफ ऑफ मेजर ऑफ बी बी डैश प्लस मेजर ऑफ ए डैश आ जाएगा बेटे। समझ आया? हाफ ऑफ मेजर ऑफ एम डैश इसके बराबर आ जाएगा। अगर मैं हाफ ऑफ काट में देता हूँ तो इसका मतलब क्या है, मेजर ऑफ एम डैश इसके बराबर आया, ठीक है बेटे। नहीं, मेजर ऑफ एम डैश इसके बराबर आएगा, मेजर ऑफ बी बी डैश प्लस मेजर ऑफ ए डैश, ठीक है। अगर मैं एम डैश की वैल्यू यहाँ डालता हूँ, ध्यान से देखिएगा, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ये लेमस का मेरा यूज हो गया है, ठीक है बेटे। तो हमारे पास क्या आएगा, देखेंगे ध्यान से, कि हमारे पास ये वाला एंगल है अल्फा, इसके बराबर आएगा हाफ ऑफ मेजर ऑफ एम डैश, किसके बराबर है, मेजर ऑफ बी बी डैश प्लस मेजर ऑफ ए डैश माइनस मेजर ऑफ सी सी डैश। मेजर ऑफ बी बी डैश का मतलब क्या, बी बी डैश वाली आर्क सर्कल के सेंटर में जितना एंगल बनाएगी, मेजर ऑफ ए डैश का मतलब
ए डैश वाली आर्क सर्कल के सेंटर में जितना एंगल बनाएगी, सीसी डैश का मतलब सीसी डैश वाली आर्क सर्कल के सेंटर में जितना एंगल बनाएगी। सोच के देखिए कि अगर एबीसी वाला ट्रायंगल और ए डैश बी डैश सी डैश वाला ट्रायंगल ऑलरेडी गिवन था मेरे पास, एबीसी वाला ट्रायंगल और ए डैश बी डैश सी डैश वाला ट्रायंगल तो ऑलरेडी गिवन था, पी वाला पॉइंट हमने कई बार भी लिया था ना। जब ट्रायंगल फिक्स हैं सर्कल के अंदर तो इसका मतलब ये वाला एंगल सारे के सारे एंगल जो है कांस्टेंट हो जाएंगे, ठीक है ना बेटे। तो यानी कि अल्फा का जो मेजर आया वो हमारे पास किसके बराबर आएगा, हाफ ऑफ मेजर ऑफ बी डैश मेजर ऑफ ए डैश माइनस मेजर ऑफ सी सी डैश आ जाएगा हमारे पास। यानी अल्फा इज कांस्टेंट एंड इज independent of पोजीशन ऑफ P, ठीक है बेटे। यानी कि मैं कहना चाहता हूँ कि अगर ABC ट्रायंगल और A डैश B डैश C डैश कोई भी मुझे ट्रायंगल दिया हुआ है तो P वाला पॉइंट कोई भी अगर है हमारे पास, P वाले पॉइंट के विद रिस्पेक्ट में अगर मैं ABC ट्रायंगल की और A डैश B डैश C डैश वाले ट्रायंगल की सिंपल लाइन अगर बनाऊंगा उनके बीच का एंगल हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो किसके बराबर आएगा हमारे पास, अगर ऐसा है तो हाफ ऑफ BB डैश A डैश माइनस CC डैश, अगर मैंने इसके हिसाब से लिया तो मतलब कि हमेशा कांस्टेंट आएगा। इट इज डोंट डिपेंड अपॉन, इट विल नॉट डिपेंड अपॉन द पोजीशन ऑफ P, ठीक है बेटे। नेक्स्ट एक और अच्छी सी प्रॉपर्टी करते हैं सिंपल लाइन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास कि अगर ABC कोई भी ट्रायंगल दिया हुआ है हमारे पास एंड दिस PQ इज पैरेलल टू द साइड BC, ABC ट्रायंगल दिया हुआ है हमारे पास एंड PQ इज पैरेलल टू BC। हमने क्या किया, P वाले पॉइंट की कॉरेस्पॉन्डिंग
इस ट्रायंगल की सेंटर लाइन बनाई है, यानी कि ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, सो दैट M1 M2 M3, मैं थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ, सो दैट M1 M2 M3, दिस इज M1, दिस इज M2, M1 M2 M3 इज अ सेंटर लाइन कॉरस्पॉन्डिंग टू द पॉइंट P, ठीक है बेटे। ऐसे N1 N2 N3 इज अ लाइन कॉरस्पॉन्डिंग टू द पॉइंट Q, ठीक है बेटे। एंड AD इज एल्टीट्यूड, मुझे प्रूव करना है कि अगर ABC ट्रायंगल दिया हुआ है, PQ इज अ chord which is parallel to the side of a triangle, अगर इन दोनों पॉइंट से अगर मैं सेंटर लाइन ड्रॉ करता हूँ तो ये दोनों लाइन जो है वो एल्टीट्यूड के ऊपर कंकरेंट होंगी। मैंने जानबूझ के अलग अलग बनाया है, मैंने जानबूझ के ये वाला पॉइंट T लिया है, S लिया है, यानी कि मेरा टारगेट क्या रहेगा, T और S को AD के ऊपर कोइंसाइड करके दिखाना, समझ आया। दोबारा से क्वेश्चन बोलता हूँ कि ABC ट्रायंगल दिया हुआ है, PQ इज अ लाइन व्हिच इज पैरेलल टू BC, P वाले पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग हम लोगों ने एक टेंशन लाइन बनाई है, दैट इज ये वाली लाइन PM1 इज परपेंडिकुलर टू AB, PM2 परपेंडिकुलर है, PM3 परपेंडिकुलर है। ऐसे Q वाले पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग हमने एक और टेंशन लाइन बनाई है, यानी ये भी हमारे पास परपेंडिकुलर है, इसके साथ में Qn, अगर मैं ध्यान से ज्वाइन करूंगा ये भी परपेंडिकुलर आ गया बेटे, ठीक है बेटे। तो Qn1 इज परपेंडिकुलर, Qn2 इज परपेंडिकुलर, Qn3 इज परपेंडिकुलर टू AB। मुझे बताना है कि जब दोनों टेंशन लाइंस हैं, अगर AD इज एल्टीट्यूड तो उसके साथ वो कंकरेंट रहेंगी, यानी कि दोनों के दोनों AD पे इसके एल्टीट्यूड पे ही पास होंगी। मैंने जानबूझ के अलग अलग पॉइंट बनाया, तो मगर मैं प्रूव करूंगा कि T एंड S कोइंसाइड्स ऑन द एल्टीट्यूड AD। हमने क्या किया बेटा, PM2 परपेंडिकुलर था, प्रोड्यूस कर दिया, मान लेते हैं सर्कम सर्कल को M पे कट कर रहा है, वही वाली प्रॉपर्टी जो हमने सेकंड प्रॉपर्टी यूज करी थी कि अगर ABC ट्रायंगल दिया हुआ है, ये अगर टेंशन लाइन अगर है, PM2 अगर परपेंडिकुलर है, PM2 को मैंने प्रोड्यूस कर दिया जो सर्कम सर्कल को M पे जा रहा है, अगर मैं इसको इससे ज्वाइन कर देता हूँ, नाउ दिस लाइन इज पैरेलल टू द टेंशन लाइन। याद है जो सेकंड वाली प्रॉपर्टी मैंने बताया था कि PM2 इज परपेंडिकुलर टू दिस, अगर मैं इसको प्रोड्यूस कर देता हूँ जो सर्कम सर्कल को इस पे जाएगा, BC के अपोजिट वाला वर्टेक्स A है, अगर मैं AM को ज्वाइन कर दूंगा, नाउ दिस लाइन इज पैरेलल टू द टेंशन लाइन, ठीक है बेटे। ऐसे हमने क्या बोला कि Qn2 इज परपेंडिकुलर टू BC, Qn2 को प्रोड्यूस कर दिया जो सर्कम सर्कल को N पे जाके कट कर रहा है, अगर मैं N को A से ज्वाइन कर देता हूँ, नाउ अगेन AN इज अगेन पैरेलल टू दिस लाइन, AN इज पैरेलल टू दिस सेंट्रल लाइन, समझ आया बेटे नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास MA वाली लाइन इसके पैरेलल आ जाएगी और NA वाली लाइन इस वाले सेंट्रल लाइन के पैरेलल आ जाएगी, ठीक है बेटे। अब मैं कहना चाहता हूँ ये भी परपेंडिकुलर है हमारे पास, यानी कि MP जो है, यू कैन से MP इज पैरेलल टू AD व्हिच इज पैरेलल टू QN। MP जो है वो AD के पैरेलल है और AD जो है वो QN के पैरेलल है बेटा हमारे पास, ठीक है। अब मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि MM2 जो है बेसिकली, MM2 अगर मान लेते कि ये सेंट्रल लाइन अगर T पे कट कर रही है हमारे पास, ठीक है, तो MM2 इज पैरेलल टू AD, MM2 जो है वो AD के पैरेलल है, एंड AM इज पैरेलल टू, also AM इज पैरेलल टू M2T, कि AM जो है वो इसके पैरेलल है। तो इसका मतलब क्या है हमारे पास कि AM M2T इज अ पैरेललोग्राम, AM M2T जो है वो एक पैरेललोग्राम हो जाएगा बेटे, समझ आए कि दिस इज पैरेलल टू दिस, दिस इज पैरेलल टू दिस, तो इसका मतलब AM M2T जो है वो एक पैरेललोग्राम हो गया। सिमिलरली मैं कहना चाहूंगा कि हमारे पास आप ऐसे कह सकते हो कि AS इज पैरेलल टू NN2, कि AS जो है वो NN2 के पैरेलल है हमारे पास, एंड AN इज यू कैन से पैरेलल टू SN2, ठीक है बेटे, कि AN जो है वो SN2 के पैरेलल है। तो इसका मतलब क्या है, AN N2S इज अ पैरेललोग्राम, ये दोनों के दोनों पैरेललोग्राम हो गए बेटा हमारे पास। इसका मतलब क्या है बेटा हमारे पास कि MM2 जो था हमारे पास, यहाँ से देखेंगे अगर MM2 जो है वो आया AD के बराबर, MM2 इज इक्वल टू AD, ठीक है बेटे। यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ इससे हमारा क्या मिलेगा कि AS जो है हमारे पास वो हमारे पास NN2 के बराबर आया, कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड बराबर होती है। अगर मुझे दिखाना है कि T एंड S कोइंसाइड, यानी कि AT और AS तो बराबर होनी चाहिए, यानी कि मेरा टारगेट क्या रहेगा, MM2 और NM2 को बराबर दिखाना, MM2 और NM2 को बराबर दिखाना, ठीक है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा कि PQ इज पैरेलल टू BC, PQ जो है वो इसके पैरेलल है, ये वाला 90 डिग्री दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है ना बेटे। तो इसका मतलब क्या है, एंगल M2PQ इज इक्वल टू 90, एंड यू कैन से N2QP, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा बेटा। इसका मतलब ये दोनों एंगल भी 90 डिग्री हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, PM2
पी एम टू एन टू क्यू इज अ रेक्टेंगल। ठीक है बेटे, ये नहीं कि पी एम टू एन टू क्यू भी रेक्टेंगल हो गया हमारे पास। साथ साथ मैं बोलूंगा आपको कि अगर मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ, पीएम जो है वो पीएम जो है इसके पैरेलल आया था हमारे पास, यानी पीएम जो मैं कहना चाहूंगा कि पीएम जो था हमारे पास वो पैरेलल था क्यूएन के, पीएम इज पैरेलल टू दिस। और साथ साथ मैं कहना चाहूंगा एंगल पी तो हमारे पास 90 डिग्री आ गया और एंगल क्यू भी 90 डिग्री है। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या रेक्टेंगल हो जाएगा। ठीक है, किसी भी लाइन से अगर पैरेलल अगर आ रही है हमारे पास 90 डिग्री अगर है तो ये रेक्टेंगल हो जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटे, नहीं ठीक है, यानी कि पी क्यू और ये किसी पैरेललोग्राम होएगा, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड हमारे पास 90 डिग्री आ गया था हमारे पास। ठीक है बेटे, नहीं तो ये हमारे पास पैरेलल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पीएम इज इक्वल टू क्यूएन, पीएम इज पैरेलल टू क्यूएन 90 डिग्री अगर आ जाएगा हमारे पास तो रेक्टेंगल हो जाएगा, दैट इज पी एम एन क्यू इज अ रेक्टेंगल। ठीक है बेटे, नहीं तो हमारे पास क्या आएगा, दैट इज पीएम जो है वो क्यूएन के बराबर आ जाएगा, पीएम इज इक्वल टू क्यूएन। हमारे पास एक चीज और आ जाएगी, पीएम जो है वो क्यूएन के बराबर आया, पीएम2 जो है हमारे पास वो क्यूएन2 के बराबर है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे बेटे। पीएम में से पीएम2 को अगर मैं माइनस करता हूँ तो हमारे पास क्या आएगा बेटे, हमारे पास आ जाएगा पीएम में से पीएम2 को माइनस करते एमएम2 का जो डिस्टेंस है हमारे पास वो एनएन2 के बराबर आ जाएगा बेटे। समझ आया, यानी पीएम में से मैंने पीएम2 को माइनस किया, क्यूएन में से मैंने क्यूएन2 को माइनस किया, तो इसका मतलब एमएम2 जो है वो एनएन2 के बराबर आ जाएगा, मगर एमएम2 किसके बराबर था, एटी के बराबर। इसका मतलब ये एटी के बराबर था और एक किसके बराबर था, एएस के बराबर। तो इसका मतलब एटी और एएस बराबर हो जाएगी, और एटी और एएस किसके ऊपर है, एल्टीट्यूड के ऊपर है बेटा हमारे पास। तो इसका मतलब है टी एंड एस कोइंसाइड्स ऑन एटी दैट एल्टीट्यूड। समझ आया बेटे, कोई शिकायत। ठीक है, ये वाला ये लाइन भी इसके पैरेलल आ गई ना हमारे पास, ये लाइन इसके पैरेलल थी, ये इसके पैरेलल थी, रेक्टेंगल आ जाएगा हमारे पास, 90 डिग्री दिया होगा हमारे पास, ये लाइन इसके पैरेलल आ रही है, ये वाला एंगल 90 डिग्री आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा हमारे पास, लाइंस पैरेलल है हमारे पास ये वाली की। ठीक है बेटे, नहीं ठीक है, थैंक यू।